वेलकम फ्रेंड्स। आप लोग सभी लोग का आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट का अड्डा पे स्वागत है। हमने जैसा आपसे वादा किया था कि 17th बीपीएससी के लिए सारी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, फुल कोर्स और बेस्ट मटेरियल विथ कॉन्सेप्ट, क्योंकि बदलते बीपीएससी के पैटर्न में अगर आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है, अगर उसकी प्रैक्टिस आप इस 50 दिनों में नहीं करते हैं, तो यकीन मानिए कि सिर्फ फैक्ट के आधार पर आप इस बड़े से एग्ज़ाम को अब क्रैक करना उतना आसान नहीं रह गया है जितना पहले था। उसी सीरीज में आज आपके सामने है बिहार स्पेशल का बिहार पॉलिटी, जिसमें हमने पूरा कोर्स को यानी जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, उनको हमने कवर करने का प्रयास किया है। ये क्लासेस आपको दो वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। पहला आपको मिलेगा बिहार पॉलिटी, जिसमें जिसमें हमने विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल, ठीक है, महाधिवक्ता, महत्वपूर्ण आयोग, इन सबको इसमें हमने समाहित किया है। और स्थानीय स्वशासन के लिए हमने अलग से एक वीडियो बनाया है, क्योंकि जो अब स्थानीय स्वशासन के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो थोड़ा उनके कार्य पद्धति पर आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपको भी पता है कि स्थानीय स्वशासन के लिए अलग से बिहार में अधिनियम बनाए गए हैं, उस अधिनियम से प्रश्न आ रहे हैं, इसलिए उसको 10 मिनट का ही मात्र वीडियो रहेगा, उस पर करेंगे। चलिए, स्वागत करते हैं आपका। हम लोग आज के टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं, जो हमारा है बिहार पॉलिटी, बिहार की राज्य व्यवस्था। इस पे हम लोग एक एक करके शुरू करते हैं। चलिए, आइए। ठीक है, आपके सामने ये सिलेबस है, जिसमें आप सब कुछ देख पा रहे हैं, जिसमें हमने एक ग्राफ के माध्यम, एक चार्ट के माध्यम से आपको देने का प्रयास किया है कि जिसको आप देखेंगे तो आप चीज़ें समझ जाएंगी। तो ठीक है, तो बिहार के बारे में हम लोग ज्योग्राफी वगैरह में भी पढ़ते हैं कि बिहार जनसंख्या के हिसाब से केमा राज्य है, 12वां राज्य है। सॉरी, जनसंख्या के हिसाब से तीसरा, ठीक है, और क्षेत्रफल के हिसाब से 12वां, और जनसंख्या घनत्व से पहला। जब इसको हम लोग पॉलिटी के अंदर पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि जो भी बिहार किसी भी चीज़ को राज्य बनने के लिए चार चीज़ें आवश्यक होती हैं स्टेट के लिए, ठीक है। तो हम देखते हैं कि बिहार एक राज्य है जो क्या है, एक क्षेत्रफल पर विस्तारित है, जिसको हम लोग राजनीतिक व्यवस्था या प्रशासनिक व्यवस्था के लिए 9 प्रमंडलों में विभाजित करते हैं। हम सोच रहे हैं कि कलर चेंज कर दें, जिससे आपको आइडेंटिफिकेशन करना आसान हो जाएगा। रेड ले लिया जा रहा है, ठीक है, रेड से हम लोग इसको करेंगे। ठीक है, हो सकता है कि आपको ये थोड़ा सा क्वेश्चन मतलब शब्द नहीं दिखेंगे, तो आप लोग इसको कॉपी पे भी लिखते जरूर जाइएगा, या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ऐसे हम इसका पीडीएफ भी आप लोगों को शेयर कर देंगे अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका लिंक आपको इस चैनल के नीचे में डिस्क्रिप्शन में या अबाउट में मिल जाएगा। यानी बिहार क्या है, ये 9 प्रमंडलों में विभाजित है। कितना प्रमंडलों में विभाजित है? 9 प्रमंडलों में विभाजित है। जब हम लोग बिहार स्पेशल में पढ़ते हैं बिहार को, तो हम लोग देखते हैं कि कौन सा प्रमंडल सबसे बड़ा है, कि इसकी चौहद्दी ज़्यादा जिलों से मिलके बनी है, हम लोग चेक करते हैं। ये 9 प्रमंडल क्या है, 38 जिलों में विभक्त, ठीक है। कितने जिलों में विभक्त है? 38, ठीक है। ये 38 जिला क्या है, 101 अनुमंडल में, जिसको हम लोग सब डिवीजन कहते हैं, वहां पे विभक्त है। और 101 अनुमंडल 534 प्रखंडों में विभक्त है। ये प्रशासनिक विभाजन है। जब इस बार बीपीएससी का आप एग्जाम देंगे, तो बिहार प्रशासनिक सेवा में अगर आपका चयन होगा एसडीसी के रूप में, तो आप अनुमंडल पदाधिकारी बनेंगे। तो बिहार में कितना अनुमंडल है? 101। जब आप अनुमंडल पदाधिकारी के रूप में रहेंगे, और जब बाद प्रमोशन होगा, आप जिला पदाधिकारी बनेंगे, तो कितना अनुमंडल उसके लिए जिला है? 38। और जो कमिश्नर होते हैं वो प्रमंडल के हेड होते हैं, जिनको हम लोग हिंदी में आयुक्त कहते हैं। तो ये हमारा राजनीतिक संरचना है, यहाँ पे प्रशासनिक संरचना है कि बिहार में प्रशासन को बनाए रखने के लिए हम लोग इतने छोटे छोटे विभक्त करते हैं, और इन पे एक पदाधिकारी की नियुक्ति होती है, जो इन सबों चीज़ों पर दैनिक क्रियाकलाप, बिहार सरकार के निर्देशों का अनुपालन जनता के बीच में करते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको मैंने वर्तमान स्थिति को बता दिया। अब हम देखते हैं कि जो बिहार का जो वर्तमान स्थिति है, उसका विकास क्रम कैसे हुआ। तो हम देखते हैं कि 1912 में ये क्या था, बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था। ठीक है, बंगाल प्रेसिडेंसी में कौन कौन आते थे? बंगाल भी आता था, बिहार भी आता था, और उड़ीसा भी आता था। यानी तीनों स्टेट जो आज वर्तमान में, उनको मिला के हम लोग पहले क्या बोलते थे?
बंगाल प्रेसिडेंसी बोलते थे। ठीक है, 22 मार्च 1912 को क्या हुआ कि बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार और उड़ीसा प्रांत को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। तो जो अब हम लोग क्या हो गए, बिहार और उड़ीसा प्रांत के नाम से जाने लगे, जो कब हुआ, 22 मार्च 1912। ठीक है, इसलिए कभी कभी क्या होता है कि 22 मार्च को भी हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं। ठीक है, 1 अप्रैल 1936 को क्या हुआ कि उड़ीसा को बिहार प्रांत से क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। कब, कभी कभी डेट मैच करने के लिए या फैक्चुअल क्वेश्चन आएंगे तो ये कभी कभी आपसे पूछ दिया जाता है, क्योंकि बिहार 1 अप्रैल 1936 को पृथक प्रांत बना। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के पास भी बिहार एक प्रांत के रूप में था। भाषाई पुनर्गठन आयोग बना तो क्या हुआ कि जो बंगाली भाषा बोलने वाले थे, यानी बंग भाषा बोलने वाले थे, जो क्षेत्र था पुरुलिया, उसको 1956 में हटा के किसमें मिला दिया गया, बंगाल में। यानी हम देख रहे हैं कि अब नया प्रांत नहीं हो रहा है, उसका पुनर्गठन हो रहा है। क्षेत्रों का पुनर्गठन यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बिहार के पुनर्गठन स्वतंत्रता के बाद 2 बार हुआ। एक बार 1956 में भाषाई प्रांत आयोग के द्वारा पुरुलिया को बंगाल में मिला दिया गया, और 15 नवंबर 2000 को 18 जिला को अलग करके एक झारखंड जनजातीय बहुल राज्य बना दिया गया। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो आज वर्तमान हमारा राज्य है वो इस तरह से विकास किया और इतने छोटे छोटे प्रशासनिक विभाजनों में ये सुनियोजित है, चाहे समायोजित है। तो अब देखते हैं कि इस क्षेत्र पे बिहार की व्यवस्था को चलाने के लिए हमारे संविधान में क्या क्या उपाय किए गए हैं या क्या क्या संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। वो बिहार स्पेशल के लिए नहीं है बल्कि राज्यों के लिए है, क्योंकि बिहार हमारा एक राज्य है। तो इसका उल्लेख हमारे संविधान के भाग 6 में मिलता है। राज्यों का उल्लेख कहाँ मिलता है, भाग 6 में। हो सकता है कि कभी कभी कथन लगाने के लिए आपको दे देगा। ठीक है, और आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक हमारा राज्यों में कैसे राजनीतिक व्यवस्थाएं चलेंगी उसका उल्लेख हमको कहाँ मिलता है, भाग 6 में मिलता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं किसी राज्य की वो कैसे चलती है, वो कितना अंग होता है उसका। तो जब पहला जानते हैं कि विधायिका होता है, कार्यपालिका होता है, 6 क्लास में हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं, न्यायपालिका होता है। ये 3 अंग प्रमुख अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जिसमें हम लोग जानते हैं कि विधायिका का प्रमुख काम क्या है, नीति निर्धारण करना, विधेयक कानून बनाना, उनको क्रियान्वित करना किसका काम है, कार्यपालिका का काम है। और नियम से विरुद्ध ये ना हो, संविधान संरक्षण का काम किसका है, न्यायपालिका का है। और हमारे राज्यों में क्या है, स्थानीय स्वशासन। और एक टॉपिक और है, संसद में बिहार का क्या प्रतिनिधित्व है। ये आप लोग बता ही सकते हैं कि लोकसभा में हमारे कितने एमपी जाते हैं, 40, और राज्यसभा में ये हमारा प्रतिनिधित्व है उच्च सदन और निम्न सदन में। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, अब इसी को चीज को हम लोग क्या करेंगे, डिस्क्राइब करके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, शासन व्यवस्था का विस्तार इसी को हम लोग बढ़ाएंगे, क्योंकि राज्य में क्या होता है, राज्य विधायिका होता है, राज्य कार्यपालिका होता है, न्यायपालिका होता है, स्थानीय स्वशासन, और संसद में बिहार का प्रतिनिधित्व। तो ये तो हमारा हो गया 40 और 16। ठीक है, इधर हाल में ही लोकसभा का चुनाव हुआ है, केमा लोकसभा चुनाव हुआ है ये, और केमा विधानसभा चुनाव हुआ है। 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ है, जो अभी वर्तमान में हुआ है वो केमा हुआ है। कभी कभी ये भी डायरेक्ट पूछ देता है कि 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ है, जिसमें बिहार से दलगत स्थिति क्या है, कितने दलों को 40 सीटों पर सर्वाधिक सीट लाने वाली पार्टी कौन है, तो बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड ने 12-12 सीट प्राप्त किया है। कभी कभी कथन में ऐसा आपको दे देगा, ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर देखेंगे कि वोट परसेंटेज के मामला में कौन है, तो देखेंगे कि राजद पार्टी जो है, राष्ट्रीय जनता दल ने सर्वाधिक वोट प्रतिशत प्राप्त किया है। ठीक है, इसमें कभी कभी कथन कारण में दे सकता है। और जो हमारा विधानसभा हुआ था वो 17वीं था। ठीक है, 17। ठीक है, 18वीं लोकसभा और 17वीं विधानसभा, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी
बाद में सम्मिलित होने के बाद आरजेडी यानी राजद है, लेकिन वो अभी सरकार में नहीं है, गठबंधन की सरकार यहाँ चल रही है। तो ये टॉपिक तो हमारा हो गया। जैसे जब पॉलिटी पढ़ेंगे, इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे, तो इसको जो और अच्छा से लोकसभा राज्यसभा को हम लोग देखेंगे। अब आते हैं अपना मूल चीज पे, ठीक है, जहाँ से प्रश्न आपको हमेशा आते हैं। तो राज्य विधायिका और कार्यपालिका का हेड कौन होता है? हमेशा याद रखिएगा कि पूरे बिहार का संवैधानिक तंत्र का प्रमुख राज्यपाल होता है। यानी राज्यपाल क्या है? इसी के नाम से सारा काम होता है। यानी जितने भी तरह के विधेयक होंगे वो राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही बनते हैं। कार्यपालिका के जितने भी काम होंगे वो राज्यपाल के नाम से ही होते हैं, ठीक है। तो आपका भी जब बीपीएससी से सिलेक्शन होगा, ठीक है, तो नियुक्ति पत्र भले विभाग का रहेगा, लेकिन राज्यपाल के आदेश से ही लिखा हुआ वो रहेगा। जब आप यूपीएससी देंगे तो वो हो जाएगा राष्ट्रपति के आदेश से, और यहाँ आ जाएगा जब बीपीएससी आप पास करेंगे तो राज्यपाल के निर्देश यानी आदेश से आपकी नियुक्ति होगी, ठीक है। तो राज्य विधायिका जो हमारा बिहार में विधायिका है उसके 3 सदस्य होते हैं। यानी कभी कभी बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ देगा कि बिहार का विधानमंडल के कौन कौन से अंग हैं। तो पहला अंग कौन है? राज्यपाल, दूसरा विधानसभा, और तीसरा विधान परिषद। कभी कभी बच्चे लोग क्या करते हैं, विधानसभा और विधान परिषद को ही इसका अंग मान लेते हैं। यानी 3 सदस्य होते हैं, कौन अंग होते हैं? विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, ठीक है। तो विधानसभा हमारा कैसा है? यहाँ पे पहले 243 था, लेकिन एंग्लो इंडियन का प्रावधान था, अब ये समाप्त हो गया है। तो वर्तमान स्थिति में 242 ही हमारे विधानसभा सदस्य होते हैं। यानी इसमें अब जितने भी लोग होंगे वो निर्वाचित होंगे, कोई भी मनोनयन इसमें नहीं होगा। ये हो सकता है कि कथन कारण वाले में आपको ये प्रश्न दे दे, ठीक है। ये निर्वाचित कब तक होते हैं? साधारणतः 5 वर्ष के लिए इनका निर्वाचन होता है। विधान परिषद में 75 लोग हैं, इसको और डिटेल से हम आगे पढ़ेंगे। सिर्फ आपको लिख दिए हैं यहाँ पे कि ये उच्च सदन होता है, ये निम्न सदन कहलाता है, विधान परिषद उच्च सदन कहलाता है। आर्टिकल 168 से लेके 171 तक इसका प्रावधान है, इसका विघटन नहीं होता है, ठीक है। इसमें विभिन्न तरह से चुनाव होते हैं, ठीक है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे लिख दिए, आगे भी हम लोग करेंगे। 1/3 कौन चुनाव करते हैं? इसमें जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं वो 1/3 का निर्वाचन अपने मद से करते हैं। 1/3 कौन करते हैं? स्थानीय स्वशासन के भी जितने भी हैं, नगर पालिका है, जिला परिषद है, वो 1/3 का निर्वाचन करते हैं। यानी 1/3 विधानसभा के सदस्य, 1/3 स्थानीय स्वशासन के सदस्य। अब बच जाता है कितना? 1/3। इसको क्या कर दिया गया है कि इसको 2 भागों में बांट दिया गया है, 1/6 और 1/6। 1/6 करते हैं राज्यपाल मनोनयन, जो सामाजिक क्षेत्र में कार्य करते हैं वो कर देते हैं। अब जो 1/6 शेष बचा है इसको भी 1/12 और 1/12 में काम कर दिया गया है। इसमें क्या करते हैं कि स्नातक लोग चुनते हैं, अब फिर 1/12 शिक्षक लोग चुनते हैं। यानी शिक्षा से क्षेत्र से संबंधित भी 1/6। राज्यपाल भी क्या करते हैं? सामाजिक क्षेत्रों में काम करने वाले को 1/6। ये 1/6 मिलकर क्या बना लेता है? 1/3। 1/3 स्थानीय स्वशासन, 1/3 विधानमंडल। ये याद रखिएगा, बड़ा कंफ्यूजन रहता है, अगर इस तरह से देखिएगा तो चीजें बन जाएगी। अब आते हैं राज्य की कार्यपालिका। क्या होती है कि विधायिका से ही राज्य की कार्यपालिका का निर्माण होता है, इसलिए राज्य की कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ये सब जो लाइन बोल रहे हैं ये सब मान के चलिए कि सब स्टेटमेंट है। जब निम्न कथन सत्य और सत्य चुने देगा तो यही सब आएगा। कार्यपालिका कैसे बनती है? विधायिका के मत से ही बनती है। ये किस व्यवस्था का अंग है? ये संसदीय व्यवस्था का अंग है। जहाँ संसदीय शासन व्यवस्था बनाई जाती है वहाँ पे दो इसके मुख्य प्रावधान होते हैं। पहला कि कार्यपालिका का निर्माण विधायिका से होगा, और कार्यपालिका विधायिका के प्रति क्या होगी? जवाबदेह होगी या उत्तरदायी होगी। यही संसदीय शासन व्यवस्था का 2 प्रमुख
तत्व है। कभी संसदीय शासन व्यवस्था के बारे में पूछे तो ये दोनों याद रखिएगा और यहाँ देखिएगा। ठीक है, इसके भी हेड कौन होते हैं? राज्यपाल। और राज्यपाल की सहायता के लिए मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद का निर्माण होता है। और इसी के नीचे होता है मुख्यमंत्री सचिवालय, प्रशासनिक विभाग में बटा रहता है, जिसके हेड प्रशासनिक पदाधिकारी होते हैं, जिसकी तैयारी आप लोग कर रहे हैं। इसके बाद न्यायपालिका है, ये पटना में उच्च न्यायालय है, हम लोग देखेंगे आगे। और उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय, ये एक हरी व्यवस्था है, ये संसदीय व्यवस्था है। ठीक है, स्थानीय स्वशासन पे देखेंगे कि नगर के शासन के लिए अलग, पंचायती राज के लिए अलग, और न्याय व्यवस्था के लिए ग्राम कचहरी का व्यवस्था अलग है। इसको हम लोग अलग से देखेंगे। ये हो गया है। हमको अगर किन्हीं को इसमें कुछ स्पष्ट नहीं दिखे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम वहाँ पे ये बता देंगे। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं एक एक करके राज्य की विधायिका पे। स्वरूप और विकास क्रम देखेंगे कि क्या पढ़ना है हम लोगों को। ठीक है, मैंने ये पढ़ाई नहीं है, ये सिर्फ आपको हम बता रहे हैं कि आगे हम क्या पढ़ेंगे। कभी क्या होगा कि विधानसभा के संवैधानिक प्रावधान से प्रश्न पूछ देगा, कभी विधान परिषद के निर्वाचन से प्रश्न पूछ देगा, कभी शपथ कार्यकाल इससे संबंधित, यानी इतना ही चीज में आपका सारा प्रश्न घूमते रहेगा। ठीक है, जैसे तात्पर्य क्या है तो विधायिका का तात्पर्य देख लिया। स्वरूप विशेषता क्या है देख लिए, ये क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। ठीक है, संसदीय शासन व्यवस्था को हम लोग अपनाए हैं, ये सब हमने देख लिया मेंस के क्लास में, और इसको डिटेल से देखेंगे। विधायिका का क्रम, जब हम बिहार का या जब पॉलिटी पढ़ेंगे तो देखेंगे कि बिहार का संवैधानिक विकास क्रम इतिहास देखेंगे तो देखेंगे कि कैसे विधायिका का गठन किया गया। 1935 के एक्ट से देखेंगे इसमें हमको क्या मिला। अब राज्यपाल आते हैं। संरचना विधायिका के कौन कौन सा अंग हैं, ये हमेशा पूछता है, संरचना या अंग मान लीजिए। तो राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। बिहार में जो विधान मंडल है, इन दोनों को मिला के क्या कहते हैं? विधान मंडल। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा कि कभी कभी प्रश्न दे देगा कि राज्य की विधायिका के कौन से अंग हैं, तो विधान मंडल और राज्यपाल। अगर ये अलग अलग दिया तो विधानमंडल उसमें नहीं आएगा। अगर प्रश्न दे दे राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद और विधानमंडल, तो चारों दे दे और लिख दे कि कौन कौन से इसके सदस्य हैं, तो 1 2 3 1 2 5, तो विधानमंडल को वहाँ इंक्लूड नहीं कीजिएगा, वहाँ पे आ जाएगा राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। और नहीं तो अगर राज्यपाल और विधानमंडल दे दे तो, क्योंकि बिहार के जो विधानमंडल है वो 2 सदनीय है। बिहार के जितने भी राज्य हैं उनके सारे विधानमंडल 2 सदनीय नहीं है, वहाँ पे सिर्फ विधानसभा का ही प्रावधान है। यहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद का प्रावधान है। अब देखेंगे कि राज्यपाल का उल्लेख क्या है संविधान के 153 से लेकर 162वें अनुच्छेद तक किया गया है। इनका योग्यता का अनुच्छेद 157 है, निर्वाचन के लिए 155 अनुच्छेद, शपथ 159। हमने सिर्फ लिख दिया है कि आप एक बार इसको गो थ्रू होइएगा तो आपको याद रहे सुनने से। तो कभी कभी डायरेक्ट प्रश्न पूछ देता है तो आप इसको भी बना लीजिएगा, लेकिन बीपीएससी के बदलते पैटर्न में अब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने की प्रवृत्ति पॉलिटी से खासकर समाप्त होते जा रही है, क्योंकि ये 10 से 12 क्वेश्चन रहता है पॉलिटी का, तो इसमें अब कॉन्सेप्ट आधारित, कथन आधारित प्रश्न आपके ज़्यादा बन रहे हैं। ठीक है, इनका कार्यकाल 156 रहता है, 5 वर्ष के लिए रहता है। वेतन भत्ता राज्य की संचित निधि पर आधारित रहता है। आगे देखेंगे इनकी शक्ति, देखेंगे विधायी, कार्यकारी, वित्तीय, न्यायिक, विवेकाधीन। राज्यपाल को कुछ विवेकाधिकार भी प्राप्त होते हैं, जबकि राष्ट्रपति को कोई भी विवेकाधिकार प्राप्त नहीं होता है, जबकि राज्यपाल को विवेकाधिकार प्राप्त होता है। याद रखिएगा, ये सब छोटा छोटा चीज़ है जो उस समय आपको क्वेश्चन एग्जाम हॉल में लगेगा कि दोनों को प्राप्त नहीं है, और यही थोड़ा थोड़ा गलती आपको 1 नंबर पीछे कर देगा। ठीक है, विधानसभा का भी हम लोग देखेंगे, संवैधानिक प्रधान, योग्यता, कार्यकाल, सत्र। विधान परिषद का भी देखेंगे, संवैधानिक प्रधान, योग्यता, कार्यकाल, निर्वाचन। यहीं से प्रश्न होता है। ये हमने आपको दे दिया है सिलेबस। ये क्या है आपका सिलेबस। चलिए हम लोग आते हैं, क्योंकि आगे भी बढ़ना है हम लोगों को। ठीक है, ये है राज्यपाल। मुख्य तत्व क्या होता है बिहार में?
संसदीय व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था है। राज्यपाल किसके उदाहरण है बिहार में? संघीय व्यवस्था का। ठीक है, ये सब जब हम लोग मेंस पढ़ेंगे अच्छा से तो देखेंगे, कथन में दे दे, तो इसलिए हम बता दे रहे हैं कि राज्यपाल हमारे अंदर जो शासन की जो व्यवस्था अपनाई गई है, संघीय व्यवस्था के मतलब के कारण राज्यपाल प्रत्येक राज्यों में राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं, यानी जब इनको राष्ट्रपति चाहे तो इनका सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन राष्ट्रपति जब इनको चाहेंगे तो किसी अन्य राज्यों में भी इनका स्थानांतरण कर सकते हैं या इनको इस कार्य से मुक्त कर सकते हैं। राज्यपाल का जो पद है वो संवैधानिक पद है। ठीक है, संविधान में इनका उल्लेख है। इन पे जब मेंस में आएंगे तो बहुत सारा विवाद रहता है कि रबर स्टैंप है कि वाकई इनको कुछ पावर है, इस तरह का बहुत सारा कथन आएगा जिस पे आप लोग इसको बनाइएगा। अभी हम लोग को सिर्फ इतने देखना है कि राज्यपाल कौन बन सकता है, जो 35 वर्ष की उम्र प्राप्त कर सकते हैं, भारत का नागरिक तो हो ही, लाभ का पद पे नहीं तो हो, और 157 से 158 में इसका उल्लेख किया गया है। आर्टिकल इतना ज़्यादा याद होगा नहीं और याद करने का प्रयास भी नहीं कीजिएगा। इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति किसके सलाह पे करते हैं? तो मंत्री परिषद के सलाह पर इनकी नियुक्ति करते हैं। समानता इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। शपथ क्या लेते हैं? 159 में संविधान का संरक्षण के लिए ये संविधान का शपथ लेते हैं। शपथ का उल्लेख संविधान की कैमी अनुसूची में है? ऑप्शन दें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। ठीक है, याद रखिएगा कि शपथ का उल्लेख भारत के तीसरी अनुसूची में। पहला अनुसूची में क्या है? राज्यों का नाम है। दूसरी अनुसूची में वेतन एवं भत्ते हैं। तीसरे अनुसूची में सभी का संविधान शपथ है और 7वीं अनुसूची में विषयों का बंटवारा है। तो जो हम राज्यपाल जो काम करेंगे वो किस क्षेत्र पे काम करेंगे? राज्य सूची पर। किस पे काम करेंगे? राज्य सूची में जितने भी उल्लेख हैं सब आप पॉलिटी में पढ़ चुके होंगे पहले। ठीक है, और समवर्ती सूची पर। ठीक है, ये सब सूची आप पढ़ चुके हैं। ये कहाँ है? 7वां अनुसूची में। ठीक है, आपका होमवर्क रहेगा कि राज्य सूची में कितने कार्य हैं और समवर्ती सूची में कितने कार्य विषय हैं। ये आपका होमवर्क रहेगा, या जो जानते हैं कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना इसका जवाब दे सकते हैं। तो यानी समझ गए कि इनको शपथ कौन दिलाता है? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इनको शपथ दिलाते हैं। नहीं दिख रहा होगा तो स्क्रीनशॉट लेके जूम कीजिएगा तो आ जाएगा, ऐसे PDF देंगे। ठीक है, हटाने की प्रक्रिया, संविधान में इनको हटाने का कोई भी प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, इनका वेतन भत्ता कहाँ है? दूसरी अनुसूची में। ठीक है, सबका दूसरी अनुसूची में ही रहता है। राज्य की संचित निधि पे होता है। इसकी वेतन को कम बेड़े से कौन कर सकता है? संसद। ठीक है, अगर 2 राज्य के राज्यपाल हैं तो राष्ट्रपति अनुपात में दोनों के संचित निधि से पैसा लेता है। हो सकता है कि इनके वेतन भत्ता पे आए तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि जितना भी कोर्स है चाहे जितना भी बुक है यहीं पे जाके समाप्त हो जाता है। क्योंकि अभी में वर्तमान में एक ही राज्यपाल 2 जगह के प्रभार में रहते हैं, तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? दोनों राज्यों के संचित निधि से जो अनुपात तय करेंगे उनको ये वेतन मिलेगा। और जब इनका पद जो रहेगा उसमें इनका वेतन भत्ता कोई कम नहीं कर सकता है, क्योंकि इनकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए ये प्रावधान लाए गए हैं। इम्पोर्टेंट ये है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ है, क्योंकि प्रश्न आएंगे तो यहाँ से आएंगे। ठीक है, पहला क्या होता है? इनकी कार्यकारी शक्ति क्या होती है? तो सब जानते हैं कि कार्यकारी और विधायी हेड कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। ये मंत्री और मुख्यमंत्री और मंत्री की क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं अपने सलाह के लिए। राष्ट्रपति को अनुशंसा कर सकते हैं क्या? जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाएगी। शब्दों को पकड़िएगा, कब? जब, जिसको हम लोग राष्ट्रपति शासन बोलते हैं। ठीक है, जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाएगी
तो राज्यपाल क्या करते हैं, राष्ट्रपति को अनुशंसा करते हैं। यहाँ पे संवैधानिक तंत्र क्या हो गया है, विफल। इसलिए यहाँ पे राष्ट्रपति शासन, यानी जिसको हम लोग आम चाल भाषा में कहते हैं राष्ट्रपति शासन, वो लागू हो जाता है, जहाँ पे यहाँ की जो विधानमंडल है वो कार्य नहीं करती है, बल्कि राज्यपाल के निर्देश पर प्रशासनिक अधिकारी और ये सब कार्य करते हैं, यानी शक्ति विधानसभा से निकलकर राज्यपाल में निहित हो जाती है। ठीक है, नियुक्ति करते हैं सुप्रीम हाई कोर्ट के न्यायाधीश के बारे में, महाधिवक्ता के बारे में, राजलोक, तो जितना भी संवैधानिक पद है, ठीक है, उनकी नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं। और राज्यपाल क्या होते हैं, कुलपति होते हैं विश्वविद्यालय के, इसलिए उप कुलपतियों का भी ये नियुक्ति करते हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है इस बार के लिए, वो है राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष की भी नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं। विधायी शक्ति क्या होता है, तो विधानसभा के भी सदस्य होते हैं। ठीक है, सत्र को बुलाते हैं, सत्रावसान करते हैं। अगर चुनाव होता है तो पहला जो भाषण होता है वो किनका होता है, राज्यपाल का होता है। 1/6 सदस्यों का मनोनयन करते हैं। अभी हमने देखा था जो सामाजिक क्षेत्र में कार्य करते हैं, विधेयक को एक्ट में बदलते हैं, यानी जो भी विधेयक विधानसभा विधान परिषद से पास होती है वो कहाँ जाती है, राज्यपाल के पास साइन होने के लिए जाता है। जब वो साइन कर देते हैं तभी विधेयक कानून बन पाता है। अगर ये साइन नहीं करें तो कोई भी विधेयक कानून नहीं बन पाएगा। इसके विभिन्न विभिन्न प्रकार है जो इंडियन पॉलिटी में हमने पढ़ रखा होगा। प्रथम अभिभाषण देते हैं, और एक देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है अध्यादेश। ठीक है, जब विधानसभा सत्र में ना हो, ठीक है, तो क्या होता है, अगर बहुत इम्पोर्टेंट लगता है तो राज्यपाल क्या कर सकते हैं, आर्टिकल 213 के अंतर्गत एक अध्यादेश जारी कर सकते हैं। आर्टिकल 213। और अध्यादेश क्या होता है कि 6 सप्ताह के लिए रहता है, 6 महीने नहीं, 6 सप्ताह। हमेशा इसमें जो छात्र होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि 6 माह या 6 सप्ताह। तो 6 सप्ताह के लिए ये वैलिड होता है। जब विधानसभा का सत्र आता है, इसको 6 सप्ताह के अंदर क्या होता है, इसको कानून बना देना होता है, नहीं तो ये अध्यादेश स्वतः समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो अध्यादेश पे भी प्रश्न, जब गवर्नमेंट केंद्र सरकार में फर्स्ट टाइम बनी थी तो बहुत सारे अध्यादेश जारी हुए थे, तो ये बहुत सारा चर्चा में था, इससे प्रश्न भी आए हैं। ठीक है, अगर कोई विधानसभा का सदस्य अयोग्यता का शिकार हो जाता है, बोलता है कि अयोग्य व्यक्ति चुना गया है, तो इसका भी निराकरण कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं। किसकी सलाह से, चुनाव आयोग के परामर्श से। भी आई क्वेश्चन है ये आपका, ये आप लोग लिख लीजिएगा कहीं। ठीक है, कोई भी सदस्य अयोग्य है, ठीक है, उसका निर्धारण कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं। किसके परामर्श से, चुनाव आयोग के परामर्श से करते हैं, न कि विधानसभा अध्यक्ष करते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे विधानसभा अध्यक्ष आपको ऑप्शन में आ जाएगा, मुख्यमंत्री आ जाएगा, तो आप विधानसभा अध्यक्ष को ही आप लोग चुन लीजिएगा। लेकिन याद रखिएगा कि इसको कौन करते हैं, निराकरण कौन करते हैं, राज्यपाल, चुनाव आयोग के परामर्श से। ये हम 3 बार 4 बार इसलिए बोलते हैं कि आपको याद ये सब चीजें हो जाएं। धन विधेयक एगो होता है, वित्त विधेयक होता है। जब इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे होंगे तो ये सब पढ़े होंगे। सिर्फ हम यहाँ बता देते हैं कि 2 तरह का विधेयक होता है, धन विधेयक और वित्त विधेयक, जो पैसा से संबंधित होता है। धन विधेयक ऐसा विधेयक होता है जो राष्ट्रपति के बिना पूर्व मंजूरी के सदन में नहीं आ सकता है। ठीक है, ये एकदम एक्सेप्शनल है कि धन विधेयक क्या होता है, राज्यपाल के मंजूरी से ही सदन में आता है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट पावर है राज्यपाल का। ठीक है, वित्तीय शक्ति देख ही लिए, धन विधेयक 207 आर्टिकल कितना, अनुच्छेद 207 में उल्लेख है। आकस्मिक निधि होता है राज्य सरकार के पास, जिसका मालिक कौन होते हैं, राज्यपाल होते हैं। उनकी अनुमति से ही आकस्मिक निधि से पैसा निकलता है। जैसे बाढ़ आ जाए, सुखाड़ आ जाए, तो कुछ पैसा की आवश्यकता होगा तुरंत, तो आकस्मिक निधि से निकलेगा, वो राज्यपाल के ही स्वीकृति से उससे पैसा निकलता है। उसके कस्टोडियन राज्यपाल होते हैं। वार्षिक बजट जो आर्टिकल 202 में है, उसको भी राज्यपाल की अनुमति से ही विधानसभा में रखा जाता है। और जो भी पैसा मांगा जाता है, अनुदान की जो मांग होगा,
वो भी राज्यपाल के स्वीकृति से ही रखा जाता है। और राज्य वित्त आयोग का जो बार बार हम बोल रहे हैं, उसका भी गठन कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। तो ये था हमारा राज्यपाल के बारे में, जिसमें हमने पढ़ लिया कि उनका योग्यता क्या होगा, नियुक्ति कैसे होगा, उनको हटाएंगे कैसे, उनका वेतन भत्ता कहाँ मिलेगा, और उनकी शक्ति और विशेषाधिकार के बारे में हम लोग जान रहे हैं, जिसमें हमने उनकी कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति और वित्तीय शक्ति को हमने देखा है। अब उनकी न्यायिक शक्ति को और विशेषाधिकार को हम लोग जानने का प्रयास अगले स्लाइड में कर रहे हैं। ठीक है, न्यायिक शक्ति क्या है कि इनको आर्टिकल 161 से क्षमादान करने की पावर इनको है, लेकिन कौन से क्षेत्र कानून के विरोध में? जो राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत किसी को दोष प्राप्त हुआ है तो उसी में क्षमादान सकते हैं। क्षमादान देने की इनकी शक्ति है, या दंड को कम करने, यानी संघ सूची आधारित में जिसको दोष रोपण हुआ है उसमें नहीं क्षमादान दे सकते हैं, ना उसकी दंड की कटौती कर सकते हैं। याद रखिएगा, राज्य सूची और समवर्ती सूची में ही जो कानून है उसके अंतर्गत अगर कोई दोषी है तो उसका क्षमादान भी हो सकता है और दंड में की कमी भी की जा सकती है, या दंड के स्वरूप में परिवर्तन हो सकता है। राज्यपाल चाहेंगे तो परिवर्तन, यानी किसी को 15 साल का कारावास सश्रम कारावास है तो उसको 6 साल के मतलब कारावास में भी बदल सकते हैं। किस सूची पर? राज्य सूची और समवर्ती सूची पर। क्योंकि पॉलिटी में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, बल्कि समझ आधारित होते हैं। छोटा छोटा चीज़ के कारण आप गलत कर देते हैं और एग्ज़ाम हॉल के बाद जब आप आंसर मिलाने लगते हैं तो आपको लगता है कि हम तो मार के आए थे 130, काट कूट के आ गया 80। तो यही सब छोटा छोटा सिली मिस्टेक कीजिएगा और आप कंपटीशन में पीछे हो जाइएगा। ठीक है, देखते हैं इनको जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। और राज्य न्यायिक आयोग का भी गठन कौन करते हैं? यहाँ पे हमने बुलेट पॉइंट में लिखा है कि आपको रिवीजन बहुत आसानी से हो जाए। ठीक है, विवेकाधीन शक्ति ये राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। हाँ, परिस्थिति जन हो सकता है, जब लोकसभा में किसी को बहुमत स्पष्ट ना हो तब राष्ट्रपति के पास अप्रत्यक्ष रूप से विवेकाधीन शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन राज्यपाल को संवैधानिक रूप से विवेकाधीन शक्ति प्राप्त है। यही राष्ट्रपति और राज्यपाल के शक्तियों में अंतर है, इसको याद रखिएगा। राज्यपाल क्या कर सकते हैं? जब कोई उनके पास विधेयक आता है कानून बनने के लिए तो उसको राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए वो क्या कर सकते हैं? सुरक्षित रख सकते हैं, जो आर्टिकल 200 में है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जब केंद्र और राज्य के बीच में संबंध खराब होते हैं या उनमें दूरियां बढ़ती हैं तो ये आर्टिकल बहुत ही प्रयोग में आ जाता है। इसका अभी हाल में चर्चा आप बंगाल में सुन सकते हैं, जहाँ पे विधायिका द्वारा पास किए गए बहुत सारे विधेयक राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए सुरक्षित रख लिए गए। इसकी समय सीमा भी नहीं है कि कितना दिन तक वो सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह का पॉकेट वीटो हो जाता है। ये सब हम लोग संविधान जब इंडियन पॉलिटिक्स में आपने पढ़ा होगा, या जब हम लोग शुरू करेंगे 2 से 3 दिन बाद, तो ये सब फिर हम लोग देखेंगे। ठीक है, 356 देख लिए, संवैधानिक तंत्र की विफलता पे क्या लगता है? राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगता है। ठीक है, राज्यों में लगता है। और जब केंद्र में राष्ट्रपति शासन लगता है तब किससे लगता है? 352 में। और आर्थिक रूप से दिवालिया होने पर राष्ट्रपति शासन कब लगेगा? आर्टिकल 360 में। ये सब आपात उपबंध है, इनको हम लोग क्या कहते हैं? आपात उपबंध। ये समान रूप से लागू नहीं होते हैं, जब आपात स्थिति आ जाती है तब इन लोगों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, स्वविवेक से विधानसभा का अधिवेशन भी बुला सकते हैं राज्यपाल। ठीक है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य कहने का मतलब ये है कि वर्तमान में हमारे राज्यपाल कौन हैं? श्री राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर। कौन है? श्री राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर। ठीक है,
डायरेक्ट कभी क्वेश्चन तो ऐसे पूछ, अब तो पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी हमने बता दिया है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं राज्यपाल के बाद कहाँ, विधान सभा में। हमने पढ़ा था कि बिहार के 3 अंग हैं, कौन, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। तो हमने राज्यपाल को समाप्त किया। हमने बुलेट पॉइंट में आपको राज्यपाल दे दिया कि उसको एक बार भी देखिएगा तो राज्यपाल से आधारित फैक्चुअल क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट आधारित कथन कार्य वाले क्वेश्चन आपको नहीं छूटेंगे। आप उसको बना के पिछला क्वेश्चन बैंक बनाइएगा और इसका आप लोग प्रभाव देखिएगा, और ये 2 से 3 मिनट में आप इसका पीडीएफ रिवीजन कर सकते हैं। क्योंकि आपका समय धीरे धीरे कम होगा तो आपको लगेगा कि 1 घंटा आधा घंटा में हम पूरा पॉलिटी रिवीजन कर लें, तो बिहार का जो पॉलिटी होगा मुश्किल से पीडीएफ में आप 3 से 5 मिनट में रिवीजन कर लीजिएगा और कोई भी प्रश्न आपका इससे छूटेगा नहीं। ठीक है, विधानसभा में आते हैं, इसकी मुख्य बातों को जानते हैं। विधानसभा क्या है, अस्थाई सदन है। ये भंग भी होता है और 5 साल के बाद इसका निर्वाचन होता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अस्थाई सदन बोलते हैं। इस संसदीय व्यवस्था के कारण अपनाया गया है। इसको निम्न सदन के रूप में भी जाने जाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र से निर्वाचन होता है। इसमें जनता क्या करती है, डायरेक्ट पार्टिसिपेट करती है। 10 लाख मानक पर एक, सॉरी, डायरेक्ट इसमें पार्टिसिपेट करती है। चुनाव आयोग इसका चुनाव करवाती है। डायरेक्ट जनता जो प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है, उनको वोट देती है। जिनको वोट वहाँ ज़्यादा प्राप्त होता है वो विधानसभा के सदस्य चुने जाते हैं और वो विधायिका कहलाते हैं। जो हमारे जो विधायिका हैं वो किसके सदस्य होते हैं, विधान सभा के होते हैं। और विधानसभा में अभी कितना है, 242। पहले एक एंग्लो इंडियन चुने जाते थे, संवैधानिक संशोधन करके इनको हटा दिया गया है। यानी वर्तमान में हमारे पास कितने विधायक हैं, 242। संविधान में उल्लेख है कि कोई भी राज्य में विधानसभा 500 सदस्य अधिकतम हो सकता है उसका, और 60 सदस्य न्यूनतम होना चाहता है। यानी 500 से लेके 60 तक का रेंज है। बिहार कहाँ है, 242 में, यानी बीच में है। ठीक है, 242 सदस्य है। कितना मैक्सिमम हो सकता है, 500, और मिनिमम कितना हो सकता है, 60। ठीक है, बिहार में कितना है, 242। इसमें क्या होता है कि अब पहले यूपीएससी में बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता था कि हमारे पास जो 242 है, ठीक है, सदस्य, ये कब निर्धारित हुए, इनका निर्धारण का तरीका क्या है। तो जनसंख्या हम लोग जानते हैं कि जनसंख्या के आधार पर ही सभी क्षेत्रों का गठन किया गया है, चाहे वो विधानसभा रहे चाहे लोकसभा रहे। तो 240 जो संख्या आया है वो 1971 के जनगणना के आधार पर आया। ठीक है, अभी हम लोग 242 जानते हैं तो किसके जनगणना के आधार पर आया है, 1971 के जनगणना के आधार पर हमारा जो विधानसभा का जो सदस्य हैं उनकी सीटों की संख्या 242 रखी गई है। और बार बार अपने क्योंकि हम लोग पॉलिटिकल रूप से बिहार के लोग जागरूक होते हैं तो हमेशा सुनते रहते हैं कि अरे ई क्षेत्र काट के उस क्षेत्र में जोड़ दिया, पहले ई गांव इस विधानसभा में था, अब ये गांव उस विधानसभा में चला गया। तो सीटों की संख्या नहीं बदली, लेकिन इनके अंतर्गत जो क्षेत्र थे उनका पुनर्गठन किया गया। क्या किया गया, इनके क्षेत्रों के अंतर्गत इनकी जनसंख्या का जो वितरण था उनका पुनर्गठन 2001 में किया गया। कब किया गया, 2001 के जनसंख्या जनगणना के आधार पर किया गया। ठीक है, यानी क्षेत्रों का पुनर्गठन किया गया लेकिन क्षेत्रों की संख्या के में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। अब हुआ है कि 2026 यानी 86वां संविधान संशोधन में बताया गया है कि 2026 में जो जनगणना होगी उसके आधार पर सीटों की संख्या क्या होगी, बढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो जो हमारा आगे जनगणना होने वाला है उसके आधार पर लोकसभा विधानसभा की सीटों में व्यापक फेरबदल होने की संभावना है और सभी को अनुमान है कि सीटों की संख्या लगभग दुगनी होने की आस में है।
क्योंकि हमारा जो जनगणना है 1971 से लेके अभी तक में अप्रत्याशित वृद्धि की ओर है। ठीक है, ये देख लिए, इससे हमेशा प्रश्न आ सकता है क्योंकि अभी करंट में है 2021 में जो जनगणना हुआ नहीं है, तो अभी जनगणना करंट में है, तो हो सकता है कि यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकता हो। योग्यता क्या है, सब जानते हैं, भारत का नागरिक हो, दिवालिया नहीं हो, क्षेत्र 25 वर्ष हमेशा आयु से इसका प्रश्न पूछे जाते हैं। इनका कार्यकाल क्या होता है, 5 वर्ष होता है, लेकिन आपात स्थिति में राष्ट्र में 1 साल बढ़ाया जा सकता है, एक साल कर करके इसका बढ़ता है। ठीक है, इसमें 3 सत्र होते हैं, मतलब बैठक होती है, यानी सत्र का मतलब क्या होता है कि सारा विधायक 1 साल में मिनिमम 3 बार उनको बैठ के कानून बनाना है, यानी विधेयक पास करना है, बजट पास करना है। तो एक होता है बजट सत्र, एक होता है ग्रीष्मकालीन सत्र, एक होता है शीतकालीन सत्र। और इन तीनों सत्रों के बीच में, यानी 2 सत्रों के बीच में 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। ठीक है, राज्यपाल यानी मुख्यमंत्री यानी मंत्रिपरिषद के आग्रह पर विशेष सत्र का भी आयोजन करता है। जो दिल्ली की राज्य सरकार है वो हमेशा देखिएगा कि विशेष सत्र बैठक वहाँ चलता रहता है, जिसमें हम लोग विशेष टॉपिक पर यानी किसी पर आवश्यक है उस पर हम लोग विशेष सत्र बुलाते हैं। और जब ये बैठक बुलाते हैं तो उसमें 1/10 सदस्य होने चाहिए गण पूर्ति के लिए, तभी वो बैठक संचालित हो पाएगा। न्यूनतम संख्या है उसकी 10। ठीक है, इसके बाद देखते हैं वर्तमान प्रदेश में। हमने बता दिया कि हमारे सामने जो बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था वो केमा था, 17वीं। ठीक है, जिसमें से 2 बार गठबंधन, किसी को भी इस गवर्नमेंट चुनाव में किसी को भी पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए बिहार में अभी गठबंधन की सरकार है। ठीक है, जिसमें कभी भारतीय जनता पार्टी और जदयू मिलकर सरकार बनाती है, और कभी जदयू और राजद मिलकर सरकार बनाती है। और यानी कार्यपालिका का निर्माण करते हैं, यानी सरकार का मतलब है कि जिसको 242 में बहुमत यानी 50% प्लस 1 का समर्थन रहेगा, वही क्या निर्माण करेगी, कार्यपालिका का निर्माण करेगी। ठीक है, जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में सरकार कहते हैं, जबकि संवैधानिक टर्म उसका क्या है, कार्यपालिका। ठीक है, यानी जिसको भी 50% प्लस 1 यानी बहुमत से एक ज़्यादा रहेगा वो कार्यपालिका का निर्माण करेगी। तो वर्तमान में किसी भी दल को 50% प्लस 1 अपने बहुमत यानी अपने दम पर प्राप्त नहीं है, इसलिए कोalition की गवर्नमेंट बनी है, यानी कोalition की कार्यपालिका का निर्माण हुआ है। कार्यपालिका में कौन कौन होते हैं, राज्यपाल होते हैं, जो स्थायी होते हैं मंत्री, मंत्रिपरिषद होता है। हम लोग जानेंगे कि मंत्रिपरिषद कितने प्रकार का होता है, उनका दायित्व क्या है। ठीक है, विधान पर इसको अगले स्लाइड में जानेंगे। कार्यपालिका, क्योंकि हमारा विधानमंडल क्या है, 2 सदनीय है, तो विधानसभा के बारे में हमने पढ़ लिया, अब विधान परिषद के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, मुख्य बातें क्या है, ये अस्थायी सदन है, जबकि विधानमंडल क्या है, अस्थायी सदन है। ये उच्च सदन है, वो निम्न सदन है। इसमें अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, जैसे हमने देखा कि मनोनयन कितना का होता है, 1/6 का, किनके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। और शेष जितना भी बनते हैं 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/6, इसी 6 को 1/12 और 1/12 में जो कौन करते हैं, 1/12 शिक्षक, 1/12 स्नातक स्तरीय लड़का लोग करता है, ये स्थानीय निकाय, ये विधानसभा। ठीक है, 1/6 राज्यपाल, इनका निर्वाचन होता है, यानी 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/6 का क्या होता है, निर्वाचन होता है। कैसे होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, जिसमें एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का हम लोग प्रयोग करते हैं। हमेशा पूछेगा कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से किस जगह चुनाव होता है, तो विधान परिषद में होता है। विधान परिषद में मनोनयन और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली दोनों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें 1/6
मनोनयन राज्यपाल कर देते हैं। शेष का अप्रत्यक्ष निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है। इसको ध्यान से एक दो बार लिख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। जो विधान परिषद है उसके जो हाईएस्ट सदस्य हो सकते हैं विधानसभा के 1/3 यानी 243 है हमारा, सॉरी अब तो 242 हो गया, का 1/3 कितना आएगा, 81 के आसपास आएगा। इससे ज्यादा इसकी संख्या नहीं हो सकती है और न्यूनतम 40। तो बिहार कहाँ है, बिहार में कितना है, 75। तो हम लोग इस आंकड़ा से क्या हैं, नीचे हैं। 75 सदस्यीय हैं जिनका निर्वाचन मनोनयन और एकल संक्रमित मत प्रमाण निचर प्रणाली से होता है। इसके सदस्य चुनने के लिए 3 साल इनकी आयु मिनिमम होनी चाहिए। 30 साल से कम उम्र के व्यक्ति इसके सदस्य नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। ठीक है, 1/3 2 वर्ष में हमेशा इससे पद मुक्त हो जाते हैं, उनके जगह नया निर्वाचन होता है और उनसे पद बढ़ता है। यानी याद रखिएगा कि अस्थायी है, ये विधान परिषद कभी भंग नहीं होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। 2 वर्ष में 1/3 सदस्य इसके रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, ऐसी है। वर्तमान परिदृश्य में 75 हैं। इनका आप लोग का एक क्वेश्चन है कि इनके सभापति कौन है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, अब आते हैं हम सरकार, जिसको हमने मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद कहा था। ये क्या है, हमारी कार्यपालिका। हम थोड़ा जल्दी जल्दी कर देते हैं, बहुत समय जा रहा है, लेकिन आप लोग इसका पीडीएफ देखिएगा तो आप लोग को यकीन हो जाएगा कि 2-3 मिनट में आप इसका रिवीजन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री, मुख्य बातें क्या हैं, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद क्या होते हैं, राज्यपाल की सहायता के लिए होते हैं, लेकिन वास्तविक शक्ति का प्रयोग मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद ही करते हैं। ठीक है, इन्हीं के परामर्श से राज्यपाल कार्य करते हैं। ठीक है, इनका उल्लेख क्या है, आर्टिकल 163 में सहायता हेतु मंत्रिपरिषद का है। आर्टिकल 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल। याद रखिएगा, नियुक्ति करते हैं। ठीक है, निर्वाचन मुख्यमंत्री का नहीं होता है, नियुक्ति करते हैं। जो विधानसभा के बहुमत दल के नेता होंगे वही मुख्यमंत्री के लिए नाम जाता है और राज्यपाल उनकी नियुक्ति कर देते हैं। ठीक है, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, हमने पढ़ लिया। 51वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया, जिसमें कहा गया कि जो मंत्री परिषद है, ठीक है, वो निचला सदन, याद रखिएगा हमेशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको VVI कर लीजिए आप लोग, क्योंकि कथन कारण वाले में आपसे गलत ही होगा। निचला सदन का 15% से ज्यादा नहीं होगा, निचला सदन। यानी बिहार में जितना भी मंत्री बनेंगे निचला सदन के 15% से ज्यादा नहीं होंगे। निचला सदन कहने का मतलब है विधानसभा, ये तो हम जान गए कि निचला सदन उसी का नाम है, प्लस केंद्र में लोकसभा। कहने का मतलब 242 प्लस 40 का जो आएगा, x मान लेते हैं, आएगा x का 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए मुख्यमंत्री को लेके। ये कब बनाया गया, 51वां संविधान संशोधन 2003 में। क्योंकि पहले क्या होता था, गठबंधन का सरकार रहता था तो बहुत सारे मंत्री बन जाते थे। उस तरह का रोकने के लिए, उनकी संख्या को एक निर्धारित सीमा में रखने के लिए ये 15% का कैप रखा गया, निचला सदन का 15%। केवल संविधान संशोधन 51वां कब आया, 2003। 15% निचला सदन। निचला सदन विधानसभा और लोकसभा। लोग क्या करेगा कि विधानसभा ही समझ जाता है, लोकसभा छूट जाता है। और क्या बोले, बस इतना समझिए। ठीक है, मंत्रियों का श्रेणी हम देखेंगे कि 3 प्रकार के मंत्रियों का शपथ ग्रहण होता है। एक होते हैं कैबिनेट मंत्री, ये इनके पास का पावरफुल मंत्री होते हैं। ठीक है, इनकी सहायता के लिए कौन होते हैं, राज्य मंत्री का होता है।
यानी राज्य मंत्री क्या होते हैं कि कैबिनेट मंत्री को सपोर्ट करने के लिए इनका नियुक्ति किया जाता है। एक होते हैं स्वतंत्र प्रभार के मंत्री, ये एक तरह के कैबिनेट मंत्री होते हैं, ठीक है। कैबिनेट मंत्री न देके उनको स्वतंत्र प्रभार का मंत्री कहने का मतलब होता है कि ऐसा राज्य मंत्री जिनका कोई कैबिनेट मंत्री न हो, होते हैं ये राज्य मंत्री के स्तर के, लेकिन जो पावर यूज करते हैं वो लगभग कैबिनेट मिनिस्टर के होते हैं, क्योंकि इनका कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होता है। इसलिए हमेशा सुनिएगा स्वतंत्र प्रभार के मंत्री, यानी हैं ये राज्य स्तर के मंत्री का लेवल, लेकिन कैबिनेट मंत्री न होने के कारण क्या करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, ठीक है। कैबिनेट में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी या मोदी जी हैं, तो एक किचन कैबिनेट का भी चर्चा चलता है। वो क्या होता है, कैबिनेट मिनिस्टर में भी जो खास मंत्री होते हैं जो मुख्यमंत्री को सलाह देते हैं, उनका नाम पे हम लोग कैबिनेट किचन कैबिनेट का भी नाम देते हैं। लेकिन सबसे पावरफुल कौन होता है, कैबिनेट मिनिस्टर। वर्तमान परिदृश्य है कि हमारे पास कितना मंत्री है नहीं है, बोलिएगा तो हम पीडीएफ में डाल देंगे, ऐसे उससे प्रश्न अब आते नहीं। ठीक है, हमने 2 सेक्शन खत्म कर लिया। राज्यपाल, सॉरी 3, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, इससे बाहर प्रश्न नहीं आएंगे। अब देख लीजिए, न्यायपालिका है, इसके बारे में भी हम लोग जान जाते हैं। इसके बाद न्यायपालिका के बाद हम लोग देखेंगे कि बिहार में जितने भी संवैधानिक आयोग हैं, महत्वपूर्ण आयोग हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और आज आपका बिहार का पॉलिटी का जो क्लास है वो समाप्त हो जाएगा, और कल हम लोग स्थानीय निर्वाचन से संबंधित क्लास को शुरू करेंगे, क्योंकि स्थानीय निर्वाचन से डीप क्वेश्चन आने लगे हैं। ठीक है, तो बिहार में न्यायपालिका देखते हैं। सबसे पहले न्यायपालिका का शुरुआत बिहार में कब से हुआ, तो पहले मुख्य चीज देखते हैं कि ये इंटीग्रेटेड है। पहले ऊपर में कौन है, सुप्रीम कोर्ट, फिर कौन है, हाई कोर्ट, और नीचे जिला कोर्ट। ये अलग अलग नहीं है, एक दूसरे पर इन लोग नियंत्रण रखते हैं। जैसे केंद्र और राज्य क्या है, अलग अलग है, लेकिन जो हमारी न्यायपालिका है वो इंटीग्रेटेड है, ठीक है, ये उनसे अलग है, इंटीग्रेटेड है। भारत सरकार अधिनियम 1909 के अंतर्गत क्या हुआ था, हाई कोर्ट का गठन का निर्माण करने का प्रस्ताव रखा गया था। उसी के आलोक में 1916 में पटना उच्च न्यायालय का गठन किया गया। 26 जुलाई 1948 को सिर्फ पटना बिहार के लिए काम करने लगा। उसके पहले बिहार उड़ीसा के लिए का भी हाई कोर्ट कहलाता था, लेकिन 26 जुलाई 1948 से सिर्फ बिहार का हाई कोर्ट कौन हो गया, पटना का, सिर्फ पटना हाई कोर्ट, जिसका निर्माण कब हुआ, 1916 में। किस अधिनियम से, 1909 के भारत सरकार के अधिनियम से। 1909 का जो अधिनियम है उसको हम लोग संवैधानिक विकास में पढ़ते हैं, तो क्या बोलते हैं, मार्ले मिंटो सुधार भी बोलते हैं, ठीक है, ये सब हम लोग इतिहास में जानते हैं। इनका जो पटना हाई कोर्ट का उल्लेख है आर्टिकल 214 में किया गया है, ठीक है। 215 में इसको अभिलेख न्यायालय का दर्जा दिया गया है। ये याद रखिएगा, इससे हमेशा प्रश्न बनते हैं। अभिलेख न्यायालय उसको कहते हैं जो अपने निर्णयों को क्या करे, कॉपी में लिख के यानी किताब के रूप में पब्लिश करे। देखते हैं हम लोग के पास जो जुडिशियल डिग्री आती है उसका एक प्रिंट निकलता है, और न्यायालय की अवमानना करने पर न्यायालय उसको दंड भी दे सकता है। अभिलेख न्यायालय का यही 2 मतलब होता है हम लोग के काम के लिए, ठीक है। ये आर्टिकल 215 में अभिलेख न्यायालय का दर्जा पटना हाई कोर्ट को दिया गया है। ये कौन जज बन सकते हैं इसके, जो 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर रहे हों या 2 या 2 से अधिक कोर्टों में अधिवक्ता के रूप में रहे हैं, वो न्यायाधीश बन सकते हैं। इनके नियुक्ति का प्रावधान आर्टिकल 217 में किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। इनको हटाना थोड़ा, महाभियोग नामक एक शब्द है उससे इनकी की जाती है, जो हम लोग इंडियन पॉलिटी में पढ़ चुके हैं, ठीक है। इनकी सेवानिवृत्ति कब होती है, 62 वर्ष में। त्यागपत्र किसको दे सकते हैं, राष्ट्रपति को। महाभियोग का उल्लेख कहाँ है, आर्टिकल 124(4) में, ठीक है। शपथ कौन दिलाता है इनको, तीसरी अनुसूची में है। वेतन भत्ता द्वितीय अनुसूची में, जो हम बता चुके हैं। इनका जो क्षेत्राधिकार है, जब हम लोग इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इनको प्रारंभिक यानी डायरेक्ट फ्रेश केस भी इनके पास हो सकता है, अपीलीय
अपील का मतलब लोग इनमें अपील भी जा सकता है, इनके निर्णय के खिलाफ इनमें अपील किया जा सकता है। जैसे जिला जज कोई निर्णय पास कर दे तो हम लोग हाई कोर्ट में भी जाके उन पे अपील कर सकते हैं कि सर इसको फिर से सुना जाए। तो ये अपीलीय प्राधिकार भी है। प्रारंभिक केस भी है, जब हम जानते हैं कि मूल अधिकारों का जब हनन होता है तो हम लोग कहाँ जाते हैं, प्रारंभिक केस में जाते हैं। मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो ये इनके प्रारंभिक क्षेत्र में आता है। अपील में हम लोग जान गए कि इनके निर्णय के खिलाफ, ठीक है, या जिला न्यायालय के खिलाफ इनमें हम लोग अपील कर सकते हैं। अब प्रशासनिक भी है, क्योंकि न्यायिक नियुक्ति आयोग ही सबके ही रहते हैं, और रीट जारी करते हैं। 5 तरह का रीट होता है जो हमने इंडियन पॉलिटी में पढ़ा है। ये हो गया पटना हाई कोर्ट। इसके नीचे रहता है अधीनस्थ न्यायालय, जिसमें हम लोग जानते हैं व्यवहार न्यायालय, जिला न्यायालय, मुंसिफ न्यायालय, 5-6 तरह का जानते हैं। सब किसके अंदर आता है, अधीनस्थ न्यायालय। ये किसके अंडर होता है, नियंत्रण इस पे उच्च न्यायालय का होता है। जबकि इनमें जो जज होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल मंत्रिपरिषद के सलाह से। इनके पास एक आयोग भी बना हुआ है जिसमें एग्जाम होता है, और एग्जाम होता है जिसमें 50% का आरक्षण भी है। इनकी नियुक्ति राज्यपाल, नियंत्रण इनका उच्च न्यायालय, आर्टिकल 233 से 236। ये था हमारा न्यायालय। जब इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे तो और पढ़ेंगे, लेकिन जो बिहार से क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर आपको नहीं जाएगा, ऐसी संभावना है। ठीक है, इसके बाद आता है संवैधानिक पद और आयोग, क्योंकि आजकल इससे भी 1-2 प्रश्न आपके सामने आने लगे हैं। इसको हम लोग 2 मिनट में जल्दी से हम लोग देख लेंगे। राज्य का महाधिवक्ता, ठीक है, जो राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कहलाता है, यानी राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी कौन होता है, 165 आर्टिकल में है राज्य का महाधिवक्ता। राज्य के महाधिवक्ता पर याद रखिएगा कि इनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। वेतन भत्ता सब राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। ठीक है, राज्यपाल जिनको चाहेंगे उनको जितना वेतन देना होगा देंगे, जितना दिन तक रखना होगा रखेंगे। इनका सबसे बड़ा काम होता है कि सरकार के विरुद्ध कोई भी विधिक मामला आएगा तो ये उसके खिलाफ हाईकोर्ट में जवाब देंगे, और राज्य को मांगे जाने पर विधिक सलाह भी देंगे। ये क्या करते हैं कि विधानसभा और विधान परिषद में चर्चा में भाग लेते हैं। ये पहला व्यक्ति है जो वहाँ चर्चा में भाग लेते हैं। ठीक है, एक्सेप्शनल केस है कि वहाँ सिर्फ विधायक लोग नहीं, ये भी उसमें भाग लेते हैं, लेकिन मत नहीं दे सकते। ठीक है, चर्चा में भाग लेंगे लेकिन मत महाधिवक्ता नहीं देंगे। राज्य सरकार इनको कोई कमेटी का सदस्य बना देगी तो वहाँ भी भाग लेंगे। ठीक है, लेकिन वहाँ भी वोट नहीं देंगे। यानी महाधिवक्ता के साथ एक ही चीज याद रखिएगा कि हर जगह जा सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन वोट नहीं देंगे। वोट किसी भी कीमत, कहीं भी निर्वाचित हो, इनको नियुक्त कर दिया जाएगा, लेकिन ये वोट नहीं देंगे। ठीक है, कभी प्रश्न पूछ देगा विधानसभा के नाम पर, कभी पूछ देगा कमेटी के नाम पर, लेकिन याद रखिएगा कि वोट कहीं नहीं दे सकते हैं। बाकी सब इनके बारे में आप लोग जानते हैं। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग, इनका भी उल्लेख कहाँ है, आर्टिकल 243 ओ में जो स्थानीय स्वशासन होता है उसमें निर्वाचन करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। जो केवा भाग में है संविधान का, स्थानीय स्वशासन का उल्लेख संविधान के केवा भाग में है, आप लोगों ने पढ़ चुका है इंडियन पॉलिटी, बताइए, भाग 9। ठीक, राज्य निर्वाचन आयोग अनुच्छेद, इतना नियुक्ति कौन करते हैं, इसके राज्यपाल, लेकिन इनको हटाया कैसे जाता है, महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह, महाभियोग नहीं कहते हैं, लेकिन हटाना उसी तरीके से है। राज्य के स्थानीय स्वशासन में इनका निर्वाचन का काम होता है, क्योंकि स्थानीय स्वशासन है तो हमारे परंपरा में, लेकिन इसको कानून के रूप में संवैधानिक अधिकार बहुत बाद में मिला। तो अगर कुछ इस तरह का प्रक्रिया आ जाता है, उसको भी नियम कानून कौन बना सकते हैं, उसके लिए अवशिष्ट शक्ति भी निर्वाचन से संबंध में किसको दिया गया है, राज्य निर्वाचन आयोग को दिया गया है। इतना ही पावरफुल कमिटी यानी आयोग है। इसके बाद राज्य वित्त आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है कि वित्त का बंटवारा करता है राज्य भर से स्थानीय स्वशासन में, यही अनुशंसा करता है। राज्यपाल इनके रिपोर्ट को विधानसभा में रखवाते हैं और वहीं से करों का बंटवारा
यहाँ होता है जैसे कि केंद्र भी क्या बनाता है, वित्त आयोग आर्टिकल 280 में बनाते हैं, जो केंद्र और राज्यों के बीच में क्या करता है वित्त का बंटवारा करता है। इनकी भी नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल 5 वर्ष के लिए होते हैं। ये भी 243 I में इनका उल्लेख है, यानी संवैधानिक संस्था है। बिहार लोक सेवा आयोग, जिसका आप लोग फॉर्म भर रहे हैं, सब जान रहे हैं कि क्या है, कब आया, 1935 के भारत शासन अधिनियम में राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का विचार रखा गया। उसके कारण से उसी के आधार को बना के 1 अप्रैल 1949 को रांची में इसका गठन किया गया। कहाँ किया गया, 1 अप्रैल 1949 को रांची में, ठीक है। लेकिन इसको संवैधानिक दर्जा आर्टिकल 315 में इसका उल्लेख है, कब मिला, 1950 में मिला, और 1951 में ये पटना हस्तांतरित हो गया। यानी 3 चीज जानेंगे, 1935 के आधार पर बना, कहाँ बना, रांची में बना, 1 अप्रैल 1949 को मिला संवैधानिक दर्जा, इसको 1950 में मिला, अनुच्छेद 315 में इसका उल्लेख है, पटना 1951 में आया। इसमें एक वो अध्यक्ष होते हैं, 5 वो सदस्य होते हैं। जब आप इंटरव्यू देने जाइएगा तो यही 6 सदस्यों के बीच में कमेटी का निर्माण होगा, और उसी के बीच में जाके किन्हीं के समक्ष आप इंटरव्यू दीजिएगा। यही 6 लोग के रूप में अलग अलग कमेटी रहेगी, ये 6 एक साथ नहीं रहेंगे। अध्यक्ष के साथ अलग कमेटी 5 सदस्य, यानी 6 कमेटी का निर्माण आपके इंटरव्यू में होगा, संख्या को देखते हुए। अगर संख्या ज़्यादा रहेगा, जैसे इस बार 70वीं में रहेगा, तो 6 कमेटी न्यूनतम बनेगा ही बनेगा। इनका कार्यकाल क्या होता है, 6 वर्ष तक का होता है, 62 वर्ष की अधिकतम उम्र तक रहता है। इनकी नियुक्ति कौन कर सकता है, राज्यपाल। लेकिन हटा कैसे सकते हैं, हटाना इसी तरीके से है, महाभियोग की जो प्रक्रिया है उसी तरीके से हटा सकते हैं, इनको डायरेक्ट आप हटा नहीं सकते हैं, ठीक है, क्या कि इनकी स्वतंत्रता बनी रहे। अब चलिए 2 और आयोग होगा, देख लेते हैं। मानवाधिकार आयोग, सब जानते हैं, इसका गठन 25 जून 2008 को हुआ, जो मानव के अधिकारों से संबंधित कार्य को करता है। ये कौन सा अधिनियम के तहत बना, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। ये पूछ देता है, और जो इसके अध्यक्ष होते हैं वो किसी भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सेवानिवृत्त होंगे, यानी चीफ जस्टिस, जस्टिस नहीं, सिर्फ जस्टिस नहीं, चीफ जस्टिस जो रहेंगे वही रिटायर होंगे, तो इसके क्या बनेंगे, अध्यक्ष बनेंगे। इनके पास पहले अन्वेषण का पावर नहीं था, अब इसमें एक अन्वेषण शाखा का निर्माण कर दिया गया है, जिसमें डीआईजी रैंक के लोग बैठते हैं, और अन्वेषण भी ये कर सकती है, लेकिन किसी पे दंड आरोपित नहीं करती है, ये सिर्फ अनुशंसा करती है। एक लोकायुक्त है, जो भ्रष्टाचार रोधी संस्था है, बिहार लोकायुक्त अधिनियम 2012 के अंतर्गत इसका गठन किया गया। इसमें 3 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य, याद रखिएगा, 3 सदस्य, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। सबसे इम्पोर्टेंट है इनका जो चयन समिति है, राज्यपाल इसकी नियुक्ति करते हैं, लेकिन चयन समिति कौन है, उसमें क्या होते हैं, विधानसभा के अध्यक्ष, विधान परिषद के अध्यक्ष यानी सभापति अध्यक्ष, और मुख्य न्यायाधीश जो उस समय होते हैं हाईकोर्ट के, और वर्तमान लोकायुक्त, यानी 4 सदस्यीय जो चयन समिति होती है, उनके जो नाम की अनुशंसा करती है, उसी को राज्यपाल क्या करते हैं, बिहार लोकायुक्त के नाम पर नियुक्त करते हैं। अभी वर्तमान में कौन है, बताइए, याद है, नहीं याद है तो खोज के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि सबको फायदा इससे हो जाए, ठीक है। इनका कार्य वर्ष 5 वर्ष होता है, 70 वर्ष तक इनकी अधिकतम आयु हो सकती है। राज्य महिला आयोग है, इसमें एक अध्यक्ष होती हैं और 7 गैर सरकारी महिला का मनोनयन होता है। इनका कार्यकाल 3 वर्ष होते हैं। इनके भी वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ये आपका होमवर्क दिया हुआ है। तो इस तरह से हमारा जो बिहार पॉलिटी था वो एक मोटे रूप में समग्रता के साथ समाप्त होता है। हम कल स्थानीय स्वशासन को लेके आपके सामने उपलब्ध होंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि क्या हमारे पास स्थानीय स्वशासन में है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो अभी नेक्स्ट क्लास होने वाला है, ठीक है, वो आपके क्लास जो हमारा अभी क्लास होने वाला है वो हमारा है, एक सेकेंड,
थोड़ा सा दिक्कत है यहाँ पे। ठीक है। हाँ। नहीं, अभी हमारा जो क्लास है, अच्छा हम लोग, ठीक है, हमारा बिहार पे क्लास होगा, ठीक है, जिसमें हम लोग मिनरल्स उद्योग इस सब का क्लास हम लोग देखेंगे, ठीक है, जिसमें हमारे पास जो मैप आधारित सब क्लास होगा, ठीक है, जिसको हम लोग देखेंगे। ये हमारा जो अभी नेक्स्ट बैच है उस पे यही स्टार्ट होने जा रहा है। यहाँ से भी आपको हमेशा एक से दो प्रश्न मिल जाएंगे और ये पूरा मैप बेस रहेगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जो हमारा करंट अफेयर का होगा और ज्योग्राफी का होगा और साइंस का होगा। धन्यवाद।